जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न। ठीक है, इबारती प्रश्न। तो इस क्लास में हम आपको इबारती प्रश्न कराएंगे जो आपके छूट गए थे। पहला प्रश्न हमने कर लिया था और इस क्लास में हम इबारती प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा इबारती प्रश्न अच्छे से आ जाए और यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इसमें है, दूसरे वाले में पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। ठीक है, हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि हमको सबसे पहले दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो उसको लिख लेंगे आयताकार। हमको क्या दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल हमको इसका क्षेत्रफल दे दिया है। कह रहा है कि 500 कितना है? 28 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम देखिए, अब हम मानेंगे कि आयताकार भूखंड का जो चौड़ाई है वो मान लेंगे x है और उसका भूखंड की लंबाई जो है वो जो आपके दिया है दोगुने से एक अधिक, उसको मान लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि मानना है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लेना है? x मीटर। ठीक है, हमने मान लिया चौड़ाई x मान लिया। अब लंबाई क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से दो अधिक है। ठीक है, दुगने से एक अधिक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की, यहाँ पर लिखिए कि लंबाई। ठीक है, चलिए आयताकार भूखंड की लंबाई। अब आपके प्रश्न में समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर x और y नहीं लेना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो चौड़ाई कितना माने हैं? x। चौड़ाई का कितना कह रहा है? चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसकी लंबाई निकल गया। ठीक है, तो इसमें x y नहीं मानना है। देखिए इसमें क्या रहा है कि देखिए वही कह रहा है कि इसमें जो लंबाई है और चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, तो चौड़ाई आपका यही है। अब अगर हम लंबाई मान रहे हैं तो कह रहा है कि ये दोगुने से एक अधिक है इसका जो है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको क्या करना है? अब आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो चलिए वो फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लिखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से ये मिल जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्षेत्रफल दे दिया है। वहाँ पर देखिए आयताकार भूखंड का 528। ठीक है, लंबाई कितना दिया है? लंबाई आपका है 2x + 1। ठीक है, कितना दिया है? गुणे चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई x है यहाँ पर, तो यहाँ पर x लिख दीजिए। ठीक है, अब x का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना है? 528 बराबर x का गुणा करोगे तो 2x² और प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा? x। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा -2x² और उसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस मिल जाएगा x और यहाँ पर प्लस है, कितना हो जाएगा? 528 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस वाला अंक इसको दे दीजिए तो मिलेगा 2x²
और ये माइनस है तो अंक बदल जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा x और यहाँ पर माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब इसको कैसे लगाना है? अब इसको आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है और x का मान निकालना है। तो इसी प्रकार से लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, अब इसका गुणनखंड करिए। अब देखिए, इस 2 का गुणा कहाँ पर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 और 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10। चलिए 1056, यानी कि ऐसा युग्म बनाइए जिसका गुणा करने पर 1056 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए? 1 आए। तो हमने इसको सोच कर रखा था, अगर 33 का गुणा, अगर 33 गुणे क्या कर देते हो? 32 है। अगर 33 का गुणा 32 में करते हो तो ये मिल जाएगा 1056 और इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। और दोनों का गुणा करोगे, देखिए कर लेते हैं, तो मिलेगा आपको 1006। देखिए 6 और 3 दूना 6, 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9, कितना मिल गया? 0 9 6 15 के 5 9 1 हासिल 10, तो मिल गया ना 1056। तो यही आपको यही सोचना है, 33 गुणे 33 और 33 माइनस 32 यही युग्म बन गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसका गुणनखंड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 33 माइनस 32 और ये x लिखेंगे और माइनस 528 बराबर 0। अब x का गुणा अंदर कर देंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब 2 का कॉमन युग्म बनाएंगे। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन है, यहाँ से कितना कॉमन है? यहाँ से केवल x मिल रहा है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, देखिए x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x बचेगा और प्लस 33 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन कर लें? माइनस यहाँ पर देखिए 16 कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करेंगे तो 16 दूना 32 होता है, तो 2x बच जाएगा और माइनस इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर तो बच जाएगा 33, ठीक है। चलिए इतना मिल जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, एक बार इसको लिख लीजिए, 2x प्लस 33 और एक बार इसको लिख लीजिए x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x बराबर मिल जाएगा, इसको सही करके लिखोगे तो मिल जाएगा 33 बटा में 2 और यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा 16 प्लस का 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस वाला जो मान है उसको ले लेंगे और ये माइनस वाला, ये माइनस आएगा, माइनस 33 बटा में 2, माइनस वाला अंक नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम उसमें रख देंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे? चौड़ाई और लंबाई उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार, आयताकार भूखंड, इसी प्रकार से लगाना है, भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x मीटर था, x मीटर यही था ना। अब यहाँ पर x का मान कितना रख देना है, तो इसका कितना आ जाएगा? 16 मीटर, ठीक है। अब उसी प्रकार आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई कितना था? अरे 2x प्लस 1 यही था। अब यहाँ पर x का मान रख दीजिए 2 गुणे 16 प्लस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। आपका प्रश्न जो है हल हो गया। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्न लगाने हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 के याद रहेगा सभी को। तो चलिए देखिए, गुणनखंड आपको करना है, आपको इसी प्रकार से गुणनखंड या द्विघात समीकरण बनाना है और उसी का गुणनखंड आपको सोचना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर हल हो गया। अब हम चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो 2 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमने दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा? तो मानेंगे कि मतलब हमको दिया है क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक का योगफल 2 क्रमांक, तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए।
तो धनात्मक क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का योग गुणनफल। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का योगफल कितना दिया है उसको लिख लेंगे। हल में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिखिए दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कितना दिया है का गुणनफल। गुणनफल कितना दे दिया है 306। अब देखिए दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लीजिए पहला क्रमांगत पूर्णांक x है और दूसरा x+1 है, ठीक है। तो क्या मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको क्या मान लो, इसको मान लो कि ये है x+1। पहला देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा x+1, इतना कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। ये तो आपके प्रश्न में दिया है, हमने इसी को माना है। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है तो पहले को x मान लिए, दूसरे को x+1। अब पहला धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306। तो अब इसका गुणा कर दीजिए दोनों का। देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है और इसका गुणा कर दीजिए किसमें, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 और दोनों का गुणनफल दिया है। गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करने पर आपका योगफल जो दिया है गुणनफल 306 दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ अलग नहीं लिखा जाता है, सब प्रश्न में लिखा जाता है। देखिए दोनों का गुणनफल देखिए कितना दिया है 306। गुणनफल मतलब होता है गुणा करना, तो पहले वाले का दूसरे वाले का गुणा करोगे, इनका गुणनफल कितना दिया है 306। तो हमने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है। अब इसका गुणा अंदर कर दो, तो x का गुणा x में करोगे स्क्वायर मिलेगा। एक बार और बता दे, x गुणे x होता है तो ऊपर की पावर जुट जाती है, ये x² हो जाता है, ठीक है। प्लस करने में जुटता है। अब इसका करिए तो प्लस का क्या मिलेगा x बराबर यहाँ पर कितना है 306। अब इसको इधर अंदर ला लेंगे, इस बगल x², इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस x है, इधर लाओगे तो -306। देखिए बराबर यहाँ 0 बचेगा। अब ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब आपको इसको हल करना आना चाहिए, इसका गुणनखंड करने आना चाहिए, ठीक है। आपको इसको गुणनखंड करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, देखिए गुणा करने पर आपको कितना आने की, गुणा करने पर आपको लाना है 306 और जोड़ने घटाने पर 1 लाना है। तो 306 कैसे आएगा, देखिए तो हमने यहाँ पर सोच रखा है 18 - 17। अगर 18 का गुणा 17 में करोगे तो 306 मिलेगा और इसमें से घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। देखिए हो गया ना। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 18 - 17 और यहाँ पर x लिख दीजिए और -306 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका x का गुणा अंदर कर दीजिए, x² प्लस इसका गुणा अंदर करोगे तो मिल जाएगा 18x - 17x - 306 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर कितना बचा x बचा, x प्लस यहाँ पर 18, ठीक है। -17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ जो यहाँ पर आएगा इसमें वही कोष्टक में इधर आएगा। यहाँ पर 18 आँख मूंद कर लिख दीजिए बराबर 0। अब एक बार एक इसको लिख लीजिए जो सेम है x + 18 और x - 17 बराबर 0। अब क्या लिखोगे x + 18 बराबर 0 और x - 17 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा -18 मिलेगा, प्लस इधर लाओगे और x बराबर यहाँ पर मिलेगा प्लस का 17। तो हमको यही वाला मान चाहिए, प्लस वाला मान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिख देंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे अतः पहला गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है और इसका मान कितना मिल गया 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक
दूसरा धनात्मक पूर्णांक। एक कितना है, x+1 है, कितना था, x+1 था दूसरा। अब यहाँ पर x का मान 17 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, पहला धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकल गया। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था, हमने यहाँ पर आपको देखिए गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण बन गया, उसी का गुणनखंड करने आपको आना चाहिए और आपका पहला दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया था तो दोनों को गुणा कर दिए, इसका गुणनफल 306 दिया था, द्विघात समीकरण बना, हल किए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनके आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, गुणनफल में 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, हमको क्या निकालना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो चलिए इसको हल करते हैं, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्या मान लो कि मानो रोहन की वर्तमान आयु, मान लो रोहन की आयु निकालना है, तो यही माने रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, कितना मान ले, x वर्ष है। और उसके माँ की आयु भी मान लो, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कैसे निकलेगा, देखिए कह रहा है कि जो रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन कितना है, x है, और उसके माँ की आयु कितनी है, रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन में से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 26 से, तो ये 26 वर्ष इससे बड़ी हो गई रोहन की माँ। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब पूछा है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कहा है ना कि देखिए 3 वर्ष पश्चात, देखिए यहाँ पर उनके आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात है 360 हो जाएगी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब देखिए रोहन की आयु कितना है, x है, 3 वर्ष बाद, यानी कि इसमें प्लस कर देंगे 3 वर्ष से, इतना हो जाएगा x+3। अब उसी प्रकार से उसकी माँ की आयु भी होगा। अब लिखिए रोहन की माँ की आयु, यहाँ पर लिख लीजिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ठीक है, तो यहाँ पर रोहन की माँ की आयु कितना था, x+26 था। अब 3 वर्ष पश्चात है, तो यहाँ पर 3 और इसमें जुट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, x26 में 3 जोड़ोगे 29 हो जाएगा, ये मिल गया। ठीक है, अब दिया है 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों के आयु का गुणनफल जो दिया है 360 दिया है, तो यहाँ पर क्या करिए, दोनों का आयु का उम्र का गुणनफल जो दिया है 360 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों के आयु का गुणनफल समझ में आ रहा है ना सभी को, गुणनफल दोनों का गुणनफल दिया है 360, कितना दिया है 360 दिया है, 360, दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 360 दिया है, अब दोनों का गुणनफल मतलब अब क्या करना है, इसको गुणा करना है और इसको गुणा करना है। ठीक है, तो क्या करना है, x+3 और इसमें गुणा कर देना है x+29 का, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है 360। ठीक है, चलिए तो 300 कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, अब क्या करिए, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, x का गुणा इसमें होगा, देखिए इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, x का गुणा x में करेंगे तो x² मिलेगा, फिर इसका करेंगे तो कितना मिल जाएगा 29x। अब इसका करेंगे तो प्लस का 3x,
और उसके बाद इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ, और दो 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 तीन 6, 6 2 8, 87 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर मिल जाएगा 360। अब इसको क्या करिए, इधर लाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और जूट इसको जोड़ दीजिए, 29 में 3 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा 32 एक्स, और प्लस का यहाँ पर 87 है, इसको इधर लाओगे तो -360 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना मान मिलेगा। अब यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, और इसमें से घटाइए, माइनस का अंक ज़्यादा है, माइनस आएगा तो घटाएंगे तो देखिए 10 में से 7 निकलेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, देखिए 360 में से आपको इसी को घटाना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, एक हाशिया लेगा, इससे कितना मिल जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, इसके बाद बचा 5। अब एक हाशिया इसको देगा, 5 में 15 हो जाएगा, 15 में से 8 निकलेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 2, 200 कितना बच गया 273 बराबर 0। अब देखिए यह क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब आपको करना क्या है, तो द्विघात समीकरण आपका इसका गुणनखंड करना है, तभी आप यक्स का मान निकाल पाओगे। ठीक है, तो गुणनखंड इसका करोगे तो कितना गुणनखंड होगा, देखिए आपको गुणा करने पर इतना लाना है, जोड़ने घटाने पर 32 लाना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम 39 - 7 करें बराबर कितना मिल जाएगा 273। देखिए अगर इसमें से इसको घटाओगे तो 200 यानी कितना मिलेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो मिलेगा 32 है, 39 में से 7 घटाओगे तो 32 मिलेगा, और इसी का आपस में गुणा करो, 9 7 63, 63 का 3, 7 1 9 7, और 7 6 और 7 3 21, 21, और 7 कितना मिल जाएगा 21 6 27, तो मिल गया ना। इसका गुणा करोगे इतना मिलेगा, और जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 32 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपका जो युग्म हो गया क्या हो गया 39 माइनस यक्स। तो चलिए यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना रहेगा 39 माइनस 7, और यहाँ पर कितना है यक्स और माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए इसी को हल कर लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 39 एक्स और माइनस यहाँ पर 7 एक्स और माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करिए, अब दो दो का युग्म बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से इसमें देखिए दोनों में एक्स है, कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक एक्स बचा और प्लस यहाँ पर बचा 39। ठीक है, अब देखिए माइनस हम 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बचेगा, और देखिए 7 निकाल लिया तो कितना बचेगा, जो यहाँ बचेगा वही यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 39 बराबर 0। अब देखिए एक बार जो सेम है उसको लिखते हैं एक्स प्लस 39, और एक बार इसको एक्स माइनस 7। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा एक्स प्लस 39 बराबर 0 और एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का मान नेगेटिव मिल गया -39, और एक्स का मान यहाँ पर प्लस का मिल गया 7। तो हमको यही वाला प्लस वाला मान चाहिए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे, रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स माना था, तो यक्स का मान कितना है 7 वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष आ गया। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना था, हमने माना था यक्स प्लस 26 वर्ष बड़ी थी, तो यक्स का मान निकला है 7 प्लस 26। अब इसमें जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 7 6 13, आपको मिल जाएगा 13 का 3 और 1 और 80 कितना 33 वर्ष तो मिल गया ना। आता है करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर आता है रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष, रोहन की माँ की वर्तमान आयु 33 वर्ष। ठीक है, तो हमने यही शुरू में माना था कि रोहन की वर्तमान आयु इतना है और रोहन की इसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये तो हमने बनाया है इसको हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहा था कि वर्षों में का गुणनफल जो है वो 3 वर्ष पश्चात कह रहा था, तो हमने उसको लिखा था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को हल करिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए
नोट कर लेंगे। अब एक और प्रश्न बचा है, वो भी आपके 100% हो सकता है इस बार पेपर में दे दे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्नावली 4.1 का लास्ट प्रश्न है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लीजिए इम्पोर्टेंट कर लीजिए, और वही पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आ सकता है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक समान सा चाल से तय कर रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति कम होती है, मतलब समान चाल से चल रही थी, अब उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसको कम किया गया है, तो वह उसी दूरी को इसी दूरी को अगर इतना स्पीड कम कर दिया गया तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अगर इतना स्पीड कम करेंगे तो 3 घंटे और समय लेगी। अब कौन सी बात है, स्पीड कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमको रेलगाड़ी की चाल बताना है कि जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चल रहा है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। पहले भी हमको नहीं पता था, तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की समान चाल यक्स है। ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग, मानिए कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की समान चाल हम मान लेते हैं। समान चाल कितना है, यक्स किलोमीटर प्रति हवर है। ठीक है, इतना है, इतना हमने मान लिया। अब देखिए, अब हमको दिया है यहाँ पर दूरी, दूरी कितना तय करना है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। ठीक है, हमको दूरी दिया है। अब हम यहाँ से हमको क्या याद आ रहा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में लगा समय। ठीक है, तो दूरी कितना है, दूरी दिया है 400 कितना है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ पर चाल कितना है, यक्स है, तो यक्स लिखेंगे बराबर दूरी कितना है 480। ठीक है, बटा में समय है। अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से समय बराबर क्या मिल जाएगा, 480 बटा में यक्स, इतना मिल गया। समय बराबर 480 बटा में यक्स। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ मिला। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, स्थिति पहला, स्थिति यहाँ पर लिखेंगे, स्थिति तो पहला स्थिति था, अब स्थिति दूसरा क्या है, स्थिति दूसरा। ठीक है, स्थिति दूसरा कब, जब रेलगाड़ी की चाल जो है मतलब इसमें कम किया जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, तो लिखेंगे जब, यहाँ पर लिख लीजिए जब रेलगाड़ी की चाल जो है, पहले रेलगाड़ी की चाल कितना था, यक्स था। हमने माना है कि रेलगाड़ी की समान चाल यक्स था। अब क्या कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है उसको 8 किलोमीटर कम किया जा रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, यक्स में से -8 घटा देंगे, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हमने समान चाल में से इसको घटा दिया। ठीक है, 8 को घटा दिया। अब दोबारा वही लिखेंगे चाल, अब हमको क्या निकालना है, अब वही लिखेंगे समय बराबर हम लिखेंगे, देखिए अब वही ई वाला लिखिए, अब लिखेंगे समय बराबर, अब हमको दूरी कितना था 480 था, बटा में यक्स का मान हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चाल हमारा क्या था, यही यक्स है ना हमारा चाल, तो यक्स हमारा जो चाल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे चाल का मान कितना मिल गया, यक्स -8 है। ठीक है, चलिए यक्स -8 समय मिल गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब लिखिए प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब हमको देखिए, जब हम घटाएं मतलब स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाएं तो हमको इतना समय लगा। अब जब हम समान चाल से चल रहे थे तो हमको इतना घंटा लगा, समय लगा। ठीक है, अब दोनों समय को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब देखिए 480 में से यक्स -8 है, इसमें से हम क्या करेंगे, समान चाल को घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 480
बटा में यक्स है। इस समय में से इस समय को घटाएंगे बराबर। अब देखिए कितना घंटा ले रही है, तय करने में 3 घंटे लग रही है। दोनों समय दोनों दूरी को तय करने में 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे। अब क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर ये आ गया भिन्न का घटाना, ठीक है। देखिए अब यक्स माइनस 8 और इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो मिलेगा यक्स और एक कोष्टक मिल जाएगा यक्स माइनस 8। दोनों का एलसीएम यही मिलेगा, यक्स मिलेगा यक्स माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब देखिए अब इसका भागा इसमें करेंगे तो ए वाला कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8। अब केवल यक्स बचा है तो यक्स का भागा इसमें कर देंगे तो मिल जाएगा 480 यक्स, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस लगा दीजिए। अब ये वाला बचा, देखिए अब इसका भागा इसमें करेंगे तो है यक्स वाला तो कैंसिल हो गया। अब बचा है यक्स माइनस 8, तो अब क्या कर देंगे, यक्स माइनस 8 इसमें गुणा कर देंगे। यक्स माइनस 8 किस में गुणा करेंगे, 480 में, ठीक है, बराबर 3। चलिए अब यहाँ पर बचा 480 यक्स माइनस, गुणा करिए तो मिल जाएगा 480 यक्स और माइनस यहाँ पर कितना मिल जाएगा 38। 8 का गुणा इसमें करिए, 8 शून्य शून्य और 8 अट्ठाईस 64 के 4 हासिला 6 और 8 चौक 32, 32 4 कितना हो जाएगा 32 6 38 बटा में। अब इसका गुणा अंदर कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर और मिलेगा माइनस का 8 यक्स, ठीक है। और इधर बराबर कितना चल रहा था, 3 चल रहा था। अब देखिए 48 यक्स 480 480 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, माइनस का 338 बटा में इतना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बचा है ये 3840 बटा में यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3, इतना बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको करने के लिए तिर्यक का गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो इतना ही मिलेगा 38 40 00, ठीक है। चलिए इतना ही मिलेगा बराबर। अब इसका करेंगे इसमें तो 3 और यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पहले इसी का कर लेना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, तो मिल जाएगा इतना बराबर। इसको करेंगे तो 3 यक्स स्क्वायर और माइनस 8 3 3 8 है 24 है, 24 मिल जाएगा 24 यक्स, ठीक है। अब देखिए अब इस सभी पद को इधर लाएंगे, सभी पद को इधर लाएंगे तो मिल जाएगा 3 यक्स स्क्वायर माइनस होगा ये प्लस होगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 24 यक्स। देखिए यहाँ पर इसको लाएंगे माइनस होगा ये प्लस होगा और यहाँ पर प्लस था 38 400, इधर 0 बचेगा, ठीक है। चलिए अब इधर 0 बच गया। अब आगे हल करते हैं इसको। देखिए हमको भी कितना मान मिला था, हमको मान मिला था माइनस का 3 यक्स स्क्वायर और प्लस का कितना मिला था 24 यक्स और प्लस यहाँ पर 38 40 बराबर 0। अब माइनस इसको दे दीजिए तो 3 यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 24 यक्स और ये भी हो जाएगा माइनस 38 400 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कामन कर लेंगे, 3 कामन कर लिया। यहाँ पर बच्चा यक्स स्क्वायर माइनस 8 3 कितना होता है 24, तो 8 यक्स और माइनस 3 इसमें से निकालेंगे तो 12 3 36 12 हो जाएगा 12 8 0 बराबर इतना। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 12 8 0 बराबर यहाँ पर 0 मिल जाएगा। 3 को पक्षांतर करोगे 0 बटा में 3 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको ये मिल गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण मिल गया। अब देखिए द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब यहाँ से आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या आप चाहे यहीं पर आंसर लिख दीजिए कि रेलगाड़ी की समान चाल इतना है, ठीक है। या आप इसको गुणनखंड करिए। तो देखिए गुणनखंड करोगे तो आपको समय लगेगा गुणनखंड करने में, तो गुणनखंड भी कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अब आपको देखिए गुणा करने पर इतना लाना है, जोड़ने घटाने पर 8 लाना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड तो हमने बनाया ही है पहले से। तो देखिए इसका गुणनखंड हमने बनाया है, इसको अगर हम 32 में से -40 करते हैं तो मिल जाएगा हमको 8। और दोनों का गुणनखंड गुणा करोगे आपस में तो मिल जाएगा 1280। दोनों का गुणा करोगे तो इतना मिलेगा, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। यही आपका नियम है, जोड़ने घटाने पर जो बीच वाला है उतना आना चाहिए, और इसी का गुणा करने पर और इतना आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए, ये देखिए अब इसी को युग्म में बना लीजिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 32 -40 और एक्स -1280। चलिए गुणनखंड करके दिखा देते हैं। आप यहीं पर छोड़ सकते थे, अतः लिख सकते थे, जिसको यहीं पर छोड़ना लिख दीजिए। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल इतना है, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 32 एक्स, और देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 40 एक्स, इसका गुणा होता है अंदर -1280 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से एक्स कॉमन मिल रहा है, निकाल लीजिए, यहाँ पर बचेगा एक्स -32। अब देखिए, और यहाँ पर प्लस 40 कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पर एक मिलेगा, 40 निकाल लोगे तो यही 32 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 40 निकालेंगे तो 32 तो बचेगा, एक्स -32 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको लिख दीजिए एक्स -32, और एक बार इसको लिख दीजिए एक्स +40 बराबर 0। देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा अगर रेलगाड़ी वाला प्रश्न आता है तो। अब एक्स -32 बराबर 0 निकालने में टाइम जाएगा, कि आप इसको याद कर लें कि हमको इतना में बनाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मिलेगा एक्स का मान 32, और यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर -40। तो हमको कौन सा लेना है, प्लस वाला चिन्ह लेना है, ठीक है, 32 वाला। अब लिखिए, अब हम लिखेंगे, आता है यहाँ पर लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितना है, चाल हमने माना था यक्स किलोमीटर प्रति हावर। तो यक्स का मान हमको कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, आंसर। तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर में से देखिए इतना आपको अलग करना पड़ेगा गुणनखंड इसको निकालने के लिए 32 किलोमीटर। तो जिसको आता है वो निकालिएगा। और जो गुणनखंड करने में अगर दिक्कत हो रही होगी, अगर भूल गए हैं तो यहीं पर दीजिएगा, यहीं पर छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये है प्रश्नावली आपका 4.1 का इबारती प्रश्न, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराया है, ठीक है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए तो आंसर आपको यही मिल गया 32 किलोमीटर प्रति हावर से, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा प्रश्नावली हल कराया जाएगा, एक उदाहरण करके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए पूरा वही पढ़ता है जो टॉपर रहता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।